दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह पाकिस्तान का वह हिस्सा है जिसे कहा जाता है कि वह भारत से मिलना चाहता है। जी हाँ, बलूचिस्तान। रमज़ान का महीना चल रहा है। ऐसे समय में सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के इस पाक महीने की मुबारकबाद। मैं प्रश्न वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। हमें याद है कि कुछ समय पहले फिलिस्तीन में जब युद्ध चल रहा था तो जगह जगह गांव और शहरों में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं ऐसे दृश्य देखने को मिले थे। फिलिस्तीन में कितने मुसलमान हैं और उनके साथ क्या हुआ और उसकी कहानियां क्या है, इसको जाने बगैर मुसलमान भाइयों ने उनके साथ में खड़े रहना उचित समझा। कहीं ना कहीं वह इसके लिए भारत की वर्तमान सरकार को भी दोषी मानते रहे और शायद यही कारण था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता भी फिलिस्तीन का एक बैग लेकर संसद तक पहुंच गए। मगर आश्चर्यजनक रूप से ये मुसलमान बलूचिस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होते। शायद बलूचिस्तान की कहानी आम मुसलमानों को पता नहीं या आम भारतीय नागरिकों को पता नहीं। हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी के संघर्ष की बात तो करते हैं, मगर हमारे साथ जो इलाका युद्ध में संघर्षरत रहा, वे मुसलमान जो हमारे साथ में युद्ध करते रहे और जहां पर पहले हमारे हिंदू भाई भी रहते थे, हम उतने बड़े इलाके को भूल गए। ये बलूचिस्तान का इलाका अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बहुत बड़े भूभाग को मिलाकर बनता है। ये वे लोग हैं जो अपना निर्णय हमेशा से स्वयं करते आए हैं। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय किया तो इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। इनमें से कई जातियां ऐसी थी जो भारत में विलय चाहती थी। वे अपनी पहचान सिर्फ मुस्लिम तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, उनको विश्व पटल पे कुछ करना था, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने भारत के यह निर्णय किया कि वहां पर रह पाना अत्यंत कठिन होगा और उसको कब्जे में रख पाना भी कठिन होगा, क्योंकि बीच में पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। इसलिए जनता की पसंद होते हुए भी उन्होंने बलूचिस्तान को अपने में नहीं मिलाया। परिणाम स्वरूप जो परेशानी भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को हुई, चाहे वो बांग्लादेश के करीब हो या पाकिस्तान के हो, वह परेशानी बलूचिस्तान के लोगों को हुई और वह परेशानी आज तक जारी है। 1948 से वर्तमान परिस्थितियों तक बलूच लोगों का नरसंहार जारी है। पाकिस्तान की आर्मी आज भी इन क्षेत्रों में जाती है और वहां के औरतों बच्चों को उठा लाती है। 7,000 से ज्यादा लोग वहां लापता हैं और बलूच लोग देश विदेश और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस में तक अपनी गुहार लगा रहे हैं। 1948 में नवाब नौरोज खान से लेकर नवाब अकबर बुख्ती तक न मालूम कितने नेताओं को जान से मार दिया गया। यहां तक कि उनके परिवारों को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय के सभी बलूच नेताओं को जेल में डाल दिया और फिर फांसी पे चढ़ा दिया था। इससे बलूच आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात पर ही यकीन किया जाए, मगर यह जरूर उम्मीद करते हैं उन सभी मुसलमान भाइयों से जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वह एक बार इस आंदोलन के इतिहास में जाएं, वर्तमान में जाएं और देखें कि मानवता का कितना नृशंस हत्या इस क्षेत्र में पाकिस्तान और उसके सहयोगी कर रहे हैं। आज बलूच लोग अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के क्षेत्रों में
अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। उसके बावजूद भी अभी जब उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक किया तो सिर्फ सैनिकों को अपने पास रखा और औरतों और बच्चों को छोड़ दिया, यह कहकर कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मानवता की ऐसी मिसाल सिर्फ बलूच दे सकते हैं और उनका सहयोग करने वाले पठान हैं। वे तालिबान लड़ाके जिनको एक समय में सबसे ज्यादा नृशंस हत्या करने वाला माना गया, वे आज बलूचों के साथ हैं। मगर दुर्भाग्य है कि भारत का मुसलमान इनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। इतना बड़ा शिक्षा तंत्र होने के बावजूद भी न मदरसों में और न सामान्य आधुनिक तंत्र में बलूचों की इस लड़ाई का जिक्र किया जाता है। ये सिलेक्टिव नैरेटिव उन सभी लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो भारत में अपने आप को मुसलमानों का पैरोकार कहते हैं। कोई भी ऐसा मुस्लिम संगठन नहीं है या कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस नृशंसता का विरोध करती हो या इसका जिक्र भी करती हो। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके बड़े नेता फिलिस्तीन के लिए झोला उठा के संसद तक चले गए, उनका एक बयान बलूचों के लिए नहीं आता। क्या ये पाकिस्तान के प्रति प्रेम है या ये मानवता के प्रति नफरत है या ये सिलेक्टिव मानववाद है? यह समझना तो अत्यंत कठिन है। मगर रमजान के इस महीने में अगर किसी के बारे में सोचा जाना चाहिए तो ऐसे लोगों के बारे में जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सिर्फ स्वतंत्र होना चाहते हैं। उनके क्षेत्र में संसाधन भरपूर है और समस्या भी यही है। इन संसाधनों की लूट पिछले 70 सालों से जारी है। पाकिस्तान ने वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करके पंजाब और सिंध और दूसरे क्षेत्रों में संसाधनों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, उनसे पैसा कमाया, मगर ना वहां स्कूल है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना अस्पताल है। यहां तक कि वहां के लोग आज भी कबीलों के तौर पर रहते हैं और उस पर भी उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को चीन के हाथों बेच दिया। सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स को लेके आए और अगले आने वाले 50-60 वर्षों के लिए उस पूरे क्षेत्र के संसाधन चीन के हाथों बेच दिए गए। ग्वादर जैसा एयरपोर्ट बना, चाबहार जाने की और बाकी दूसरी जगहों पर जाने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, सड़कें बनाई गई और उसके साथ में ही बलूच लोगों ने देखा कि पंजाब और सिंध से लोगों का पलायन वहां शुरू हो गया, वहां उन्हें बसाया जाने लगा। नौकरी भी पंजाब और सिंध के लोगों को दी जाने लगी। ऐसे समय में अगर वे अपने क्षेत्र में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? और ऐसे समय में उनसे बात करने के लिए सिर्फ सेना क्यों भेजी जाती है? कौन से ऐसे नेता हैं जो वहां गए? कौन से ऐसे भारत के नेता हैं जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, नुमाइंदा कहते हैं, हितैषी कहते हैं? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार भी बलूचों की आवाज उठाई हो? पिछले 70 सालों में इस तरह की कोई आवाज उठती हुई हमने तो नहीं देखी। 2006 में जब से नवाब अकबर बुख्ती की हत्या हुई, तब से आज तक पाकिस्तान के पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और सामान्य जन लगातार गायब हो रहे हैं। बार बार इन लोगों के नाम और सूची बलूचिस्तान के लोग विश्व पटल पर उठाते रहे। पाकिस्तान की सेना वहां जिस प्रकार का नरसंहार कर रही है, उसके किस्से विश्व भर में प्रचारित किए जा रहे हैं, लेकिन न तो यूनाइटेड नेशंस उनकी मदद करता है, न कोई अन्य मुस्लिम देश।
आश्चर्य की बात है कि ईरान जैसे देश, जो पूरे विश्व में मुसलमानों का खैर खा होने की बात करते हैं, दम भरते हैं और कई आतंकवादी संगठनों को भी फंडिंग करते हैं, वे एक सामान्य से जन आंदोलन का सहयोग नहीं करते, बल्कि ईरान में 2022 में एक बड़ा नरसंहार हुआ बलूचों का, और जिसमें 800 से ज़्यादा बलूच मारे गए। और आज भी साल में एक दिन उनकी याद में ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाया जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद तालिबान के लड़ाकों ने कुछ हद तक बलूचों की मदद की, लेकिन तालिबान सरकार स्वयं आर्थिक रूप से कमजोर सरकार है। न तो उनके पास उस प्रकार के हथियार हैं और न लंबी लड़ाई लड़ने का कोई अनुभव। वे सीधे सीधे अपनी बात करना जानते हैं। ऐसे समय में बलूचों की इस लड़ाई का क्या होगा, यह समझ पाना अत्यंत कठिन है। इन परिस्थितियों में विश्व के हर पटल पर दौड़ने वाले बलूच बड़ी आशा भरी नजरों से भारत की ओर देखते हैं। उनके कई नुमाइंदे भारत सरकार से यह गुहार लगा चुके हैं कि हमें भारत में शामिल कर लिया जाए या भारत हमें सहयोग करे। भारतीय विदेशी विभाग ने किस प्रकार उनका जवाब दिया, ये बड़ा कूटनीतिक जवाब है। इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। भारत की नीति एकदम स्पष्ट है, आप अपना संघर्ष करें और अगर इस संघर्ष में आप जीत जाते हैं और आप स्वयं हमें मिलने का प्रयास करते हैं, तब हम इस बारे में सोचेंगे। भारत सरकार का संभवतः यह निर्णय है कि आप यदि अपनी लड़ाई स्वयं लड़कर जीत जाते हैं और स्वयं भारत में शामिल होना चाहते हैं, तब हम इस विषय में कोई चर्चा करेंगे। जब तक हम पाक अधिकृत कश्मीर की ही बात करेंगे। यह सोच अत्यंत लचर सोच है। एक पूरा समुदाय अपने क्षेत्र के साथ यदि आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है, तो बजाय इसके कि हम उनका सहयोग करें, हम उनके पक्ष में एक बयान भी जारी नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ तिब्बत के इतने बड़े क्षेत्र पर हम बयान भी जारी करते हैं और दलाई लामा को अपने यहाँ रखते भी हैं। यह कूटनीति समझ से परे है और संभवतः यह भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो, क्योंकि हम जैसे सामान्य लोग कूटनीति को बहुत कम जानते हैं। मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचों की बात को उठाकर हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत का आम नागरिक बलूच लोगों के बारे में सोचता है और उनके मानव अधिकारों के प्रति संवेदना रखता है। ऐसा हर व्यक्ति जो मानव अधिकारों के बारे में सोचता हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे उनके संघर्षों को याद करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए और उनकी राय को महत्व देना चाहिए। आइए हम सभी इस रमज़ान के पाक महीने में अपने बलूच भाइयों के साथ खड़े होकर उनके संघर्ष में साथ दें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।